अनंतर उन्होंने इसे वैधानिक रूप दिलाने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा में बिल पेश कराए, आंदोलन चलाए और जनमत का समर्थन सरकार के पास भिजवाया। इस प्रकार के प्रयत्नों द्वारा विद्यासागर ने सरकार को सहमत कर लिया। अंत में जुलाई सन 1856 में विधवा विवाह को वैध माने जाने का कानून पास हो गया, जिससे न केवल विधवाओं के सुधार की संभावना ही स्थायी हो गई, बल्कि उनका उत्तराधिकार भी सुरक्षित हो गया। विधवा विवाह का आंदोलन किनारे तक पहुंचाकर विद्यासागर ने समाज की दूसरी बुराई, बहु विवाह की ओर ध्यान दिया और उसे मिटाने के लिए तन मन धन से पूरी तरह लग गए। उन दिनों अपने को कुलीन कहने वाले लोग एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी रख लेना ही बड़ी बात नहीं समझते थे, वरन चार चार छह छह विवाह भी कर लेते थे। उन दिनों बंगाल में जिसके जितने अधिक विवाह हो जाते थे, वह उतना ही अधिक कुलीन तथा बड़ा आदमी माना जाता था। कुलीनता की दंभ दूषित बुद्धि वाले लोग ढलती आयु में भी चार छह, यहाँ तक 10-10, 20-20 वधुएं लाकर घर में बिठाल देते थे। एक और बूढ़ा बाप अनेक नवोढ़ा पत्नियां लाकर रख लेता था और उनकी घृणित जीवन यापन किया करता था। उसी घर में दूसरी ओर उनकी तरुण विधवा लड़की एक भिक्षुणी की भांति यातना सहन करती हुई जीवन काटती रहती थी। समाज की यह दुर्बुद्धि देखकर विद्यासागर मन ही मन दुखी होते और इस कलंकिनी बहु विधवा प्रथा को नष्ट करने के लिए उपाय सोचा करते थे। सबसे पहले सरकार का ध्यान उन्होंने इस अन्याय की ओर आकर्षित करने के लिए बहु विवाहों का विवरण इकट्ठा करने के लिए बंगाल का दौरा किया और बहु विवाह करने वालों के नाम, आयु तथा उनकी विवाहिताओं की संख्या इकट्ठी करनी शुरू की। उनके विवरण के आधार पर एक विद्वान ने अपनी पुस्तक में आंकड़े देते हुए लिखा है, यद्यपि बहु विवाह प्रथा सारी हिंदू जाति में फैली हुई है, पर इसका पूर्ण रूप आपको बंगाल में ही देखने को मिलेगा। हुगली जिले में एक एक कुलीन ब्राह्मण के हिस्से में 11 से अधिक स्त्रियों का औसत पड़ता है। इनमें सबसे अधिक विवाह करके अपनी कुलीनता की जिन्होंने रक्षा की थी, जब 55 वर्ष के थे तब वे 70 विवाह कर चुके थे। शायद अपने शेष जीवन में 80 विवाह तक किए हों तो कुछ आश्चर्य नहीं। एक महाशय जिनकी उम्र 18 वर्ष की थी, 11 स्त्रियों के मस्तक में सौभाग्य सिंदूर भर चुके थे। ऐसे ही एक व्यक्ति 20 वर्ष की अवस्था में 16 स्त्रियों को अपना चुके थे। बहरीसाल जिले में कलसकारी एक गांव है। वहां पर एक ईश्वर चंद्र मुखोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति निवास करते थे। जिस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहु विवाह की सूचियां बनाई थी, उस समय उनकी अवस्था 55 वर्ष की थी और तब तक वे 107 विवाह कर चुके थे। पश्चात मृत्यु के समय तक तो उन्होंने कितनी ही स्त्रियों को सौभाग्यवती बनाया होगा, यह तो देव ही जाने। यह उस बहु विवाह के विशाल विवरण में से दिए हुए कुछ आंकड़े हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूरे बंगाल में घूम घूम करके तैयार किए थे। इस बहु विवाह प्रथा से उत्पन्न होने वाली हानियों की और समाज का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही उन्होंने कानूनी बल पाने के लिए सरकार में इसे अवैध घोषित किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। किंतु सती प्रथा तथा विधवा विवाह संबंधी कानून बन चुकने के कारण सरकार ने इतनी जल्दी तीसरा बहु विवाह संबंधी कानून बनाना उचित न समझा। उसे अपनी लौकिक अप्रियता का भय दिखने लगा। अतः विद्यासागर की तत्संबंधी प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रार्थना पत्र के अस्वीकृत हो जाने का दुख तो जरूर हुआ, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जनमत का बल लेकर स्वयं जाकर इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया से मिलने पर बहु विवाह की बुराइयां बतलाने का निश्चय किया। किंतु
उनकी यह इच्छा उनके मन ही मन में रह गई, क्योंकि 29 जुलाई 1891 में अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जीवन भर समाज के हित के लिए जो सेवाएं तथा प्रयत्न किए और जो कष्ट उठाए, उसने उन्हें भारत के ही नहीं, संसार के महापुरुषों की सूची में उल्लेखित कर दिया। विद्यासागर जी न केवल विद्या के सागर थे, बल्कि महान गुणों के भी आगार थे। एक विख्यात पुरुष होकर भी वे किस सीमा तक सरल तथा सभ्य पुरुष थे, यह एक इसी घटना से विदित हो जाता है। एक बार एक युवक पंडित विद्यासागर से मिलने के लिए आने वाला था। वे उसे लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचे। युवक अपनी छोटी सी अटैची लेकर गांव के स्टेशन पर उतरा और कुली कुली चिल्लाने लगा। उस छोटे से स्टेशन पर कुली कहाँ? पंडित विद्यासागर उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर बढ़ गए। युवक ने उन्हें पुलिस समझकर अटैची देते हुए कहा, मुझे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर पहुंचा दो। विद्यासागर ने साधारण भाव से अटैची ले ली और उसको साथ लेकर चल दिए। घर जाकर उन्होंने अटैची रख दी और कहा, यही उन व्यक्ति का घर है जिससे आप मिलने के लिए आए हैं। युवक कुछ पैसे निकालकर उन्हें देने लगा। इस पर विद्यासागर ने हंसते हुए कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आपसे पैसे लेना हमारा धर्म नहीं है। मेरी मजदूरी यही है कि अपना काम आप करने का अभ्यास डालो। युवक को जब पता चला कि यही विद्यासागर है, तो वह उनके पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। विद्यासागर ने न केवल तन ही, बल्कि अपना सब धन भी जन सेवा में लगा दिया। उन्होंने विलायत में कष्ट उठाते हुए बंगाल के महाकवि श्री मधुसूदन दत्त को लगभग 5-6 हजार रुपया भेजकर 2 बार सहायता की। इसी प्रकार एक गरीब ब्राह्मण का मकान नीलाम होने से बचाने के लिए स्वयं जाकर उसके नाम से 2400 रुपये अदालत में जमा कर दिए। किंतु इतना बड़ा उपकार करने पर भी उन्होंने अपना नाम उस ब्राह्मण पर प्रकट नहीं किया। इतना ही नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने न जाने कितने निर्धन विद्यार्थियों की अपने पास से सहायता देकर उच्च शिक्षा दिलाई और अनाथ विधवाओं तथा बालकों की सहायता की। उन्होंने जीवन में जो कुछ कमाया, उसका बहुत कम भाग अपने खर्च में लगाकर शेष सारा धन परोपकार में ही लगा दिया। विद्यासागर ने न केवल रोगियों की सहायता के लिए औषधालय ही खोला था, बल्कि स्वयं गरीबों का उपचार अपने हाथ से किया करते थे। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितने दयालु और गरीबों की सेवा करने वाले थे, इसके प्रमाण उनके जीवन में पग पग पर पाए जाते हैं। जब भी वे कभी किसी बुढ़िया को बोझ ले जाते देखते, तो रुक कर उसका भार अपने सिर पर रख लेते थे और गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया करते थे। जिस समय विद्यासागर जी जिला विद्यालय निरीक्षक थे और गवर्नर जनरल के पास उठने बैठने की उन्हें स्वतंत्रता थी, उस समय की एक घटना है कि एक दिन मेहतर सवेरे सवेरे उनके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया चलकर उसे देख लीजिए। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्हीं कपड़ों से तुरंत उसे मोटर पर लेकर चल दिए। पत्नी को देखकर उन्होंने दवा दी और जब तक वह भली चंगी न हो गई, शाम तक उसकी सेवा में बैठे रहे। ऐसे समाज सेवी तथा दिन हितैषी व्यक्ति ही तो संसार से जाने के बाद भी अमरता का लाभ प्राप्त करते हैं। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर केवल एक समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि वह एक विद्वान साहित्यकार तथा पत्रकार भी थे। उन्होंने वैताल पंचविंशति, बंगाल का इतिहास, जीवन चरित, शिशु रुजुपाठ, उपक्रमणिका तथा व्याकरण कौमुदी नामक अनेक साहित्यक तथा शास्त्रीय ग्रंथ लिखने के साथ संस्कृत नाटकों के आधार पर शकुंतला तथा सीता वनवास नामक नाटकों का प्रणयन किया। इतना साहित्य लिखने के अतिरिक्त उन्होंने सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट
और बोधिनी नामक अनेक बंगला और अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाएं भी निकाली थी और उनका संपादन भी किया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो भी साहित्य लिखा वह सब जनता के लाभ और हित की भावना से लिखा। जिस प्रकार अपने पद का लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया, उसी प्रकार साहित्य को भी लाभ का साधन नहीं बनाया। वे साहित्य के संबंध में भी हमेशा निर्लोभ तथा निस्पृह ही रहे। जिस समय बंगला साहित्य के उत्थान और बंगला की शिक्षा देने योग्य ग्रंथ लिखवाने और पुस्तकों के पाठ्यक्रम के चुनने के लिए सेंट्रल टेक्स्ट बुक कमेटी नाम से एक समिति गठित की गई थी, उस समय शिक्षा विभाग के एक डायरेक्टर श्री एटकिंस साहब ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी सदस्यता के लिए आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने उस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने एटकिंस साहब को पत्र में लिखा, मुझे खेद है कि मैं आपकी उस पुस्तक के चुनने वाली कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। इसके 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि मैं स्वयं ही पुस्तकों का लेखक हूँ। हो सकता है कि कमेटी में रहकर मुझे अपनी पुस्तकें स्वीकृति कराने का लोभ हो आए। इसे मैं अपने आचरण के लिए एक बड़ा कलंक समझता हूँ। यद्यपि जहाँ तक मुझे अपने पर विश्वास है, मैं किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत स्वार्थ से बचा रहा हूँ, तथापि अपने को अकारण ही किसी परीक्षा में डालना मैं किसी प्रकार भी ठीक नहीं समझता। मानवीय प्रवृत्तियों पर अधिक विश्वास करने से कभी धोखा भी हो सकता है। यह बड़ी कमजोर और चिकने पैरों वाली होती है। किस समय यह दृढ़ रह सकती है और किस समय कहां पर फिसल सकती है, इसके विषय में विश्वास पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी ओर से मनुष्य को सदा सावधान ही रहना चाहिए। उन सब अनेक सावधानियों में से एक सावधानी यह भी है कि अपने पर विश्वास होने पर भी अकारण अपने को किसी परीक्षा में न डालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुस्तकों के गुण दोषों पर कमेटी जिस सरकारी दृष्टिकोण से विचार करेंगी, उससे एक ग्रंथकार की स्थिति में मेरा आदर्शों से टकराव हो सकता है। ग्रंथकार अपने विचार से ग्रंथ लिखता है, किंतु सरकारी समिति उसे अपने विचारों पर तोलेगी। ऐसी स्थिति में अन्य सदस्यों से मेरा मतभेद भी हो सकता है, जिससे समिति के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तीसरी समिति में रहने से मेरे लिखे ग्रंथों पर समिति अपनी स्वतंत्र तथा निष्पक्ष राय नहीं दे सकती। और चौथी बात यह है कि यदि समिति ने मेरा कोई ग्रंथ पाठ्यक्रम के लिए चुन भी लिया, तो जनता में कदाचित ही कोई यह विश्वास करे कि मैंने चुने जाने के लिए अपने ग्रंथ की सिफारिश नहीं की अथवा किसी अन्य प्रकार से अपना प्रभाव प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार का भय मैं अपने पर लेने को किसी प्रकार भी तैयार नहीं हूं। इसलिए यही मेरे और समिति दोनों के हित में है कि मैं आपकी उस कमेटी में शामिल न होऊं। आशा है कि आप मुझे मेरे स्पष्टीकरण के प्रकाश में अनुरोध न मान सकने के लिए क्षमा करेंगे। इन सब बातों से स्पष्ट है कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने संपूर्ण जीवन में सर्वथा निष्पक्ष, निरपेक्ष और निष्कलंक रहने का प्रयत्न करते थे और इस चारित्रिक महानता के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर रहा करते थे। न केवल सामाजिक अपितु पारिवारिक जीवन में भी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसी प्रकार से उदार तथा दयालु रहा करते थे। वे कई भाई थे, लेकिन उनको छोड़कर किसी भाई की स्थिति अच्छी न थी। सबके परिवार हो जाने पर पैतृक घर में गुजारा कठिन हो गया। आवश्यकता इस बात की थी कि सबके लिए अलग अलग निवास की व्यवस्था हो, किंतु न तो भाइयों की स्थिति ऐसी थी और न पिता की ही आर्थिक दशा अच्छी थी जिससे कि इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती। अतः सभी लोग चिंतित और परेशान रहने लगे। किंतु उदारमना विद्यासागर ने सबकी चिंता दूर कर दी। उन्होंने सबको सांत्वना देते हुए कहा कि आप लोगों में से कोई भी चिंता न करें। आप सबका कष्ट हमारा कष्ट है। हमारे पास जो कुछ है
वह सब आप लोगों का ही है। भाई भाई में कोई अंतर नहीं होता। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो अपने भाइयों की उन्नति देखकर जलते हैं और उनका कष्ट देखकर प्रसन्न होते हैं। ऐसे निकृष्ट मन वाले लोगों को मैं पशु से भी गिरा हुआ व्यक्ति समझता हूँ, और न ही मैं उन मिथ्या व्यक्तियों में से हूँ जो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए समाज में तो बड़े परोपकार के काम करते हैं, किंतु परिवार और परिजनों के बीच बड़े संकीर्ण बने रहते हैं। अपने इस कथन का पालन करते हुए विद्यासागर जी ने अपने सभी भाइयों के लिए अलग अलग मकान बनवा दिए, किंतु आप स्वयं पिता के उस पुराने मकान में ही रहते रहे। इतना कमाने और दूसरों पर खर्च करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने लिए एक अच्छा मकान न बनवा सके। यह उदारता और यह त्याग सच्चे लोक सेवक का एक महान लक्षण है। विद्यासागर की दान और उदारशीलता को देखकर बहुतों ने उन्हें धनवान समझा और ऐसा प्रसिद्ध भी कर दिया। चोर डाकू तो ऐसी खबरों की तलाश में ही रहते हैं। अतः एक रात को धन के लोभ में डाकुओं के एक जत्थे ने उनके घर पर हमला कर दिया। सारा परिवार भयभीत होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। किसी की समझ में न आया कि क्या किया जाए, किंतु विद्यासागर ने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने परिवार के लोगों को एक गुप्त द्वार से दूसरी ओर निकाल दिया और आप भाला लेकर डाकुओं के दल का सामना करने पर तुल गए। पंडित विद्यासागर और डाकू दल में बड़ी देर तक जद्दोजहद होती रही। तब तक उनके परिवार वालों ने बाहर जाकर गांव वालों को खबर कर दी। तमाम लोग आ गए और डाकुओं को भागना ही पड़ा। इस संघर्ष में पंडित ईश्वर चंद्र को चोट भी लगी, किंतु उन्होंने दुष्टों को अपने मौलिक मंतव्य में सफल न होने दिया। ऐसे परोपकारी, साहसी और दयावान विद्यासागर थे, जिन्हें पाकर न केवल बंगाल अथवा भारत ही बल्कि सारी मानवता धन्य हो गई। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानवता की एक पूरी तस्वीर और आदर्श की जीती जागती मूर्ति थे। जब तक जिस देश समाज में ऐसे परोपकारी आदर्श पुरुष उत्पन्न होते रहेंगे, वह देश एवं समाज चिरकाल तक समुन्नत एवं गौरवशाली बना रहेगा।